डेट है आज 29 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ट्रिपल टेस्ट फॉर एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने अभी ट्रिपल टेस्ट एक डेवलप किया है। किसके लिए? सरोगेसी के लिए। कर्नाटक में एक कपल है, यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं, वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ परेशानियां, हर्डल्स फेस करनी पड़ रही हैं। हर्डल्स का मतलब होता है परेशानी या डिफ़िकल्टीज। तो इसकी वजह से वो कर्नाटका हाई कोर्ट में चले गए। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने सरोगेसी के लिए ये नया ट्रिपल टेस्ट डेवलप किया है। तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे, और सरोगेसी क्या है इसके बारे में। देखो, सरोगेसी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक महिला किसी और हस्बैंड वाइफ के बच्चे को अपने कोख में रखती है, अपने गर्भ में रखती है और उससे पैदा करती है। समझते हैं इसे अलग एग्जांपल से। जैसे मान लो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। इन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन इनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। महिला बांझ है, यानी कि इनफर्टाइल है। वो गर्भ में, उसके यूटेरस में कुछ कमी है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो क्या करेंगे? ये एक दूसरी महिला के पास जाएंगे। ये मान लो सेकंड वूमन है। सेकंड वूमन की जो यूटेरस है, यानी कि गर्भ है, उसको किराए पर लेंगे। यानी कि कोई इस हस्बैंड में और इस जो नई वूमन है इसमें कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। ये क्या करेगा डॉक्टर? डॉक्टर हस्बैंड से देखो स्पर्म लेगा, और ये वाइफ है जो वाइफ का एग लेगा। दोनों को फर्टिलाइज कराएगा, स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करके फिर ये वूमन है जो सेकंड वूमन, इसके गर्भ में रख देंगे। अब ये बच्चा यहाँ पे 9 महीने रहेगा और ये महिला है जो ये जन्म देगी। यानी कि जो जितने भी ट्रेट्स हैं, यानी कि विशेषताएं बच्चे की, वो जो हस्बैंड वाइफ थे इनके आएंगे, क्योंकि स्पर्म और एग इनका है। ये तो सिर्फ ये समझ लो कि जैसे टेस्ट ट्यूब में बेबी पैदा की जाता है, टेस्ट ट्यूब में रख के, ऐसे सिर्फ गर्भ को किराए पे लिया जा रहा है। इस महिला का सिर्फ गर्भ में रख रही है 9 महीने और पैदा करेगी बच्चे को। लेकिन बच्चा किसका है? इस हस्बैंड और वाइफ का। लेकिन देखो, इसको लेके ना कुछ एथिकल इशू भी होते हैं कि बच्चा 9 महीने पेट में रहा इस महिला के, और इस महिला का मान लो वो दूध पिएगा, तो वो जो महिला है कौन माँ होगी उसकी? वैसे बायोलॉजिकल जो माँ है वो तो देखो वही है जिस महिला ने अपना एग दिया था, और हस्बैंड वो जिसने अपना स्पर्म दिया था वो उसका पिता होगा। लेकिन बहुत सारे एथिकल इशू होते हैं इस पे, तो इस वजह से एक कंट्रोवर्शियल भी रहता है सरोगेसी। तो आप सरोगेसी समझ गए होंगे। इसे हिंदी में किराए की कोख भी बोलते हैं। किराए की कोख, कोख का मतलब गर्भ को बोलते हैं, कोख गर्भ या यूटेरस, या फिर स्थानापन्न मातृत्व के नाम से भी जानते हैं। किराए की कोख लिखा होता है हिंदी के न्यूज़पेपर में सरोगेसी को। तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या है जो भी कर्नाटक हाई कोर्ट ने डेवलप किया है? देखो, ट्रिपल टेस्ट क्या है? एक एक्ट बनाया हुआ है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। इसी के प्रोविजन के अंडर ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये ट्रिपल टेस्ट डेवलप किया है, ताकि जो सरोगेट मदर्स होती हैं या जो सरोगेट चाइल्ड के लिए मान लो कोई माता पिता हैं, वो कुछ परेशानियां फेस कर रहे हैं कि उनको कोई महिला नहीं मिल रही है, या फिर वो मान लो उन्हें परमिशन नहीं मिल रही है सरोगेसी करने के लिए, सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के लिए। तो ये जो परेशानियां फेस करते हैं, इन परेशानियों को हटाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए ये ट्रिपल टेस्ट डेवलप किया है। इसमें पहला टेस्ट है जेनेटिक टेस्ट, यानी कि जो हस्बैंड है ये इंश्योर किया जाएगा कि वो अगर मान लो उसका बच्चा होगा तो उसमें ऐसा कोई डिसऑर्डर तो नहीं होगा, बच्चा कोई ऐसा तो नहीं है उसका दिमाग कम रहे, या उसको कोई और प्रॉब्लम हो जाए, या मान लो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से कोई ऐसी परेशानियां हो, बच्चा नॉर्मल पैदा ना हो। तो ये टेस्ट किया जाएगा कि हस्बैंड में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं होगा अगर उसका बच्चा पैदा होगा। एक फिर फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट इसलिए किया जाएगा कि देखो वो कपल कैपेबल है, अगर बच्चा मान लो पैदा हो गया, उन्होंने सरोगेसी से करा लिया, किसी महिला की जो कोख है किराए पे लेके उससे बच्चे पैदा करा लिया, क्या उनमें ये कैपेसिटी है कि वो बच्चे को मैनेज कर सकेंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो खुद फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं माता पिता और बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे आगे। तो ऐसा ये भी फिजिकल टेस्ट देखा जाएगा कि उनकी कैपेसिटी है। फिर एक इकोनॉमिक टेस्ट किया जाएगा। इकोनॉमी टेस्ट में ये होगा
कि ऐसा तो नहीं है बच्चा पैदा कर लिया और उसके खाने के लिए वो भोजन भी उपलब्ध ना करा पाएँ, कुछ कमा नहीं रहे हैं, अर्निंग कुछ है नहीं, बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तो ये टेस्ट भी किया जाएगा, इकोनॉमिक टेस्ट। यानी कि वो फिजिकल भी फिट हों, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से भी वो सही हों, पैसे वैसे कमा रहे हों, अर्निंग हो उनकी, और जेनेटिक टेस्ट हो उसका हस्बैंड का। तो ये 3 टेस्ट किए जाएंगे। 3 टेस्ट में अगर वो सही हैं तो फिर वो सरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो ये एक्ट है 2021 का, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, ये देखो सबको अनुमति नहीं देता कि कोई भी आके मुंह उठा के आ गया और सरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा कर सकता है। इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, तो इसके कुछ फीचर पढ़ते हैं पहले। 2021 का जो ये एक्ट बनाया गया था सरोगेसी के लिए, पहला तो ये है कि हमारे इंडिया में देखो सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी सरोगेसी। देखो सरोगेसी के 2 टाइप हैं मेनली, एक है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी और दूसरी है कॉमर्शियल सरोगेसी। हमारे इंडिया में एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है, कॉमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है। कॉमर्शियल सरोगेसी का मतलब है पैसे देके आप किसी से बच्चे पैदा करा रहे हो। जैसे मान लो ये हस्बैंड वाइफ था, अब हस्बैंड वाइफ ने ये सेकंड जो वूमन की किराए पे कोख ली थी, अगर ये इसको मान लो 5-10 लाख रुपए दे किसी महिला को, तो हो सकता है गरीब महिला तैयार हो जाए। तो ऐसे कॉमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है, बैंड है, इस एक्ट के थ्रू प्रतिबंध लगा दिया। सरोगेसी बिना पेमेंट के अगर कोई करना चाहती है महिला, मान लो ये तीसरी महिला मतलब दूसरी महिला थी, इसे कोई पेमेंट के बिना अगर ये इनकी सहायता करने चाहती है, चलो ये महिला की गर्भ सही नहीं है, ये इसके गर्भ में बच्चा नहीं रह सकता, तो ये अगर परोपकारी रूप से मान लो सहायता करना चाहती है तो कर सकती है बिना पैसे के। तो एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी हमारे इंडिया में अलाउड है इस एक्ट के थ्रू, बिना पैसे के। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एक्ट के थ्रू? देखो वो कपल जो मैरिड हैं और 5 साल उनकी शादी को हो गए कम से कम, ऐसा नहीं है कि उनकी तुरंत शादी हुई और सरोगेसी से बच्चे पैदा करा लिए, या उनकी शादी नहीं हुई और बच्चे पैदा कराने की सोच रहे हो, नहीं करा सकते हैं। तो मैरिड होने चाहिए और कम से कम उनकी शादी को 5 साल हो गए हों, और मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं यानी कि कोई डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर है, वो सर्टिफिकेट दे इनफर्टिलिटी का कि ये बच्चे पैदा करने के लिए इनकेपेबल है, या तो महिला में कमी है या पुरुष में कमी है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे फिर ये सरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा कर सकते हैं। कि मान लो डॉक्टर कहे कि इस महिला का जो गर्भ है वो सही नहीं है, उसमें कमी है कुछ, वो बच्चे पैदा करने के लिए, उसको 9 महीने रखने के लिए सूटेबल नहीं है, तब वो सरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा कर सकते हैं। सरोगेट जो मदर है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सरोगेट मदर कौन है? जो महिला अपनी किराए पे कोख को दे रही थी, मतलब जो महिला 9 महीने बच्चे को रख रही है अपने पेट में, हस्बैंड वाइफ के बच्चे को, तो वो है सरोगेट मदर। जो सरोगेट मदर है वो देखो उसकी उम्र 25 से लेके 35 साल के बीच में होनी चाहिए। 25 साल से कम उम्र होगी तो नहीं वो सरोगेसी कर सकती, और 35 साल से ऊपर होगी तब भी नहीं कर सकती। और उसका जो है क्लोज रिलेटिव होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ से। ये हस्बैंड वाइफ है, इनका जेनेटिकली रिलेटेड कुछ क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब इनकी कोई रिश्तेदार होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी को भी, उससे कोई रिलेशन नहीं है, उस महिला को आप सरोगेट मदर नहीं बना सकते हैं। इस एक्ट में कुछ प्रोहिबिशन दी गई हैं कि कौन कौन सरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा नहीं कर सकता। एक तो सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि कोई सिंगल वूमन है या सिंगल फीमेल है, मतलब सिंगल फीमेल वूमन एक ही बात होगी, या सिंगल मैन है या वूमन है, वो नहीं कर सकते, यानी कि शादी नहीं हुई है वो नहीं कर सकते। सेम सेक्स कपल है, मान लो लड़की लड़की ने शादी की हुई है, लड़का लड़का ने शादी की हुई है, गे या लेस्बियन है, तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते सरोगेसी के थ्रू। कोई फॉरेनर नहीं कर सकता, विदेशी हमारे यहाँ पे बच्चे पैदा नहीं कर सकता सरोगेसी के थ्रू, ये प्रोहिबिटेड है। जो फादर बनना चाहते हैं, मान लो मैन है, वो उनकी भी एज रेस्ट्रिक्शन है। मान लो 55 साल से ज़्यादा अगर उनकी एज हो गई है तो वो सरोगेसी के थ्रू बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मान लो हस्बैंड की उम्र होगी 55 साल से ज़्यादा, मान लो 56 साल हो गई, और महिला की उम्र मान लो 45 साल है, तो फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर मान लो मेल की उम्र 55 साल से नीचे है, 54 साल की है, तो वो बच्चे पैदा कर सकते हैं सरोगेसी के थ्रू। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर लायबिलिटी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो इंडिया और फ्रांस के कुछ ऑफिसर में
बहुत सारे इश्यू पैदा हो गए, इनके बीच में कुछ टॉक हुई थी न्यूक्लियर लाइबिलिटी के थ्रू। क्योंकि देखो फ्रांस हमारे इंडिया में न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बना रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक जैतापुर में, महाराष्ट्र में है ये प्लेस जैतापुर में फ्रांस बना रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। वहाँ पे 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ये बना रहा है फ्रांस की सहायता से हम बना रहे हैं। लेकिन देखो अभी जो बहुत सारे इश्यू थे न्यूक्लियर लाइबिलिटी पे, तो वो अभी सॉल्व नहीं हो पाए। तो हम इसमें जानेंगे न्यूक्लियर लाइबिलिटी क्या है, मतलब नाभिकीय दायित्वता बोल सकते हो आप हिंदी में। तो ये क्या है और कौन कौन से इशू हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं। देखो एक तो इशू परेशानी है, हमारे इंडिया का एक्ट बना हुआ है 2010 का न्यूक्लियर लाइबिलिटी के लिए, या सिविल लाइबिलिटी बोल सकते हो। ये इंडिया का एक्ट है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। दूसरा इशू है हाई कॉस्ट ऑफ पावर पर यूनिट। जो न्यूक्लियर पावर हम जनरेट करते हैं, बिजली बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से, उसकी जो कॉस्ट है ज़्यादा है पर यूनिट। जो अपोजिशन है एक्टिविस्ट से भी आती है कुछ, मतलब एक्टिविस्ट हैं कुछ सोशल एक्टिविस्ट या लोकल्स हैं। मान लो यहाँ जैतापुर में इस प्लांट सेटअप किया जा रहा है, आसपास के जो गांव हैं, इलाका है, जो लोग रहते हैं वो विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होते हैं, उनसे कुछ वेस्ट निकलता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, और ऐसा भी होता है हेल्थ पे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। और देखो बहुत सारी जगह पे ऐसा देखा गया है, जैसे यूक्रेन में एक पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। तो ये देखो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है और आसपास लोगों को भी मार सकते हैं अगर न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाए तो। बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, तो इस वजह से भी लोग इसको अपोज करते हैं। तो ये भी परेशानी है। सेफ्टी कंसर्न मतलब क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना जर्मनी में, इनको देखो अभी सेफ्टी की वजह से जर्मनी ने स्विच ऑफ कर दिया, मतलब बंद कर दिया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को सेफ्टी इश्यू की वजह से। तो इस वजह से भी वर्ल्ड वाइड जो सोशल एक्टिविस्ट हैं डिमांड करते हैं कि इनको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बंद कर दिया जाए और दूसरे जो अल्टरनेटिव हैं, विकल्प हैं, वो खोजे जाएं बिजली बनाने के लिए या एनर्जी बनाने के लिए। तो ये बहुत सारे इशू हैं न्यूक्लियर पावर में। अब जानते हैं न्यूक्लियर लाइबिलिटी क्या होती है। न्यूक्लियर लाइबिलिटी का मतलब ये है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डैमेज। अगर मान लो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जो वो फट गया, और या वहाँ से कोई लीकेज हो गया या वेस्ट जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ, इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन उसका हर्जाना भरेगा, ये है न्यूक्लियर लाइबिलिटी। तो अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, न्यूक्लियर फट जाए, तो उसकी कंपनसेशन कौन देगा, मतलब मुआवजा कौन देगा वहाँ लोगों को जो नुकसान होगा या इन्वायरमेंट को नुकसान होगा जो, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसे ही बोलेंगे न्यूक्लियर लाइबिलिटी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कॉम्पनसेशन देगा, कौन पेमेंट देगा, ये सब आता है इसमें। हमारा जो एक्ट बना हुआ है 2010 का सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये क्या कहता है। देखो ये सिविल लाइबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें ये प्रोविज़न है कि देखो जो ऑपरेटर है उसकी भी लाइबिलिटी है और जो सप्लायर है उसकी भी लाइबिलिटी है। मतलब यहाँ पे मान लो इंडिया में जैतापुर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, और देखो अभी ऐसा नहीं है सिर्फ जैतापुर में बन रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे हमारे इंडिया में बने हुए हैं। 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं, वो ऑपरेशनल है, काम कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये देखो अलग से न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के बारे में लेक्चर बना हुआ है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हो, या इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 20-25 मिनट का लेक्चर है, उसमें सारा डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि न्यूक्लियर पावर क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं, कितने पावर प्लांट हमारे इंडिया में हैं, कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो ये सब कुछ उसमें है। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें 22 रिएक्टर हैं जो अभी ऑपरेशनल है, और बाकी बन रहे हैं, जैसे हरियाणा में भी एक बन रहा है, एक ही महाराष्ट्र में जैतापुर नया बन रहा है। तो ये सब कुछ आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा। तो हमारे इंडिया का जो एक्ट है 2010 का, उसमें ऑपरेटर के पास भी है लाइबिलिटी, मतलब जो इंडिया में जैतापुर मान लो इंडिया है तो ऑपरेटर है, और सप्लायर जो हमें न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए फ्यूल सप्लाई कर रहा है उसकी भी लाइबिलिटी हमने की हुई है। सप्लायर की भी और ऑपरेटर की भी, दोनों की जिम्मेदारी होगी, डैमेज की भरपाई ये दोनों करेंगे इस एक्ट के थ्रू। तो ये न्यूक्लियर ऑपरेटर की लायबिलिटी को स्पेसिफाई करता है। कंपनसेशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है मान लो कोई, तो कंपनसेशन का भी इसमें प्रोविज़न है। कंपनसेशन का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, वो सारा इसमें डिफाइन किया हुआ है।
न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन एक बनाया हुआ है कि ये कमीशन देखेगा कि कंपनसेशन मुआवजा कब तक देना है, किसको देना है। एक न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है इस एक्ट के थ्रू, वो सपोर्ट करता है फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर कोई न्यूक्लियर इंसिडेंट हो जाता है, घटना हो जाती है किसी पावर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में, तो उसके लिए फंड है, उसमें फंड में पैसा जमा होता है, इस फंड से फिर कंपनसेशन दिया जाता है। तो ये सब कुछ है इस एक्ट में। अब जान लेते हैं थोड़ा जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जो ये 2010 में साइन किया था इंडिया ने फ्रांस के साथ। इसमें 9,900 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये महाराष्ट्र में जैतापुर जगह है। वहाँ पे फ्रेंच की एक कंपनी है, ये फ्रेंच एनर्जी कंपनी इलेक्ट्रिसाइड डी फ्रांस, ये कंपनी हमारे इंडिया के साथ मिलके इसको सेटअप कर रही है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को। इसमें 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर यहाँ पे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और जब ये बन के तैयार हो जाएंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर जनरेशन साइट होगा। सबसे ज़्यादा एक जगह होगी जहाँ पे न्यूक्लियर पावर एनर्जी जनरेट की जाएगी। अब जान लेते हैं थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे क्या कन्वेंशन है न्यूक्लियर डैमेज के लिए। ये इंटरनेशनल लेवल पे है, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज, 1997 में अडॉप्ट की गई थी ये देखो ग्लोबल लेवल पे एक रिजिम तैयार करती है कि अगर मान लो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो फिर कंपनसेशन विक्टिम को किस तरह से दी जाएगी, जिसको भी नुकसान हुआ है उसको मुआवजा किस तरीके से दिया जाएगा, ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है ये कन्वेंशन। तो इंडिया भी इसका पार्टी है, इंडिया ने भी इसको साइन किया हुआ है इस कन्वेंशन को, और ये ऑपरेटर की लायबिलिटी को फिक्स करता है केवल और केवल। लेकिन हमारा जो इंडिया का लॉ है वो ऑपरेटर की लायबिलिटी को भी बताता है और सप्लायर की लायबिलिटी को भी। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंटरनेशनल लेवल पे एक कन्वेंशन है, सिर्फ ऑपरेटर है, जैसे हमारे इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है, हम ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया, तो इंडिया की लायबिलिटी होगी, मतलब जो कंपनी उसको चला रही है उस कंपनी की लायबिलिटी होगी कि वो हर्जाना भरेगी, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कंपनसेशन देगी। और जो ये कन्वेंशन है ये तो सिर्फ ऑपरेटर की लायबिलिटी को मतलब ठहराता है कि सिर्फ ऑपरेटर की लायबिलिटी है वो देगा कंपनसेशन, लेकिन हमारे इंडिया में दोनों की लायबिलिटी है कि ऑपरेटर तो देगा ही देगा, जो सप्लाई कर रहा है सप्लायर है वो भी देगा कंपनसेशन। तो दोनों की हमने फिक्स की हुई है, ये आपको डिफरेंस याद रखना दोनों में, हमारे इंडिया के लॉ का भी और कन्वेंशन जो इंटरनेशनल लेवल पे उसका भी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ हाइड्रोजन इन द स्टील मेकिंग। देखो स्टील आप जानते हो क्या है, स्टील एक मिश्र धातु है, अलॉय बोल सकते हो इंग्लिश में, अलॉय मतलब दो या दो से अधिक धातु को मिला के बनी धातु, मतलब कोई मटेरियल, उसे बोलते हैं मिश्र धातु, हिंदी में मिश्र धातु, इंग्लिश में अलॉय। तो स्टील मेकिंग का जो प्रोसेस होता है अभी ट्रेडिशनल, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन का इमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। लेकिन इसमें अगर हम हाइड्रोजन का यूज करें तो इससे बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा। तो इसे ही जानेंगे हम, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो जर्मनी के कुछ रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने रिसर्च की है, अगर कार्बन की जगह हाइड्रोजन यूज किया जाए स्टील बनाने में तो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बहुत कम हो जाएगा। तो अभी जानते हैं स्टील क्या और कैसे बनती है। देखो स्टील एक अलॉय है आयरन और कार्बन का, आयरन यानी कि लोहा और कार्बन को मिला के हम स्टील बनाते हैं, मेजर ये धातु होती है, इसमें और भी कई सारी धातु मिलाते हैं कुछ परसेंट में स्टील को फ्लेक्सिबल और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो इससे क्या है, स्टील में जो आयरन और कार्बन का अलॉय बना देते हैं तो इससे स्टील बहुत ही मजबूत बनती है और फ्रैक्चर नहीं हो पाता जल्दी से। आयरन के मुकाबले स्टील बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा ये इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है स्टील में। जो स्ट्रॉन्ग स्टील होती है उसमें 1% से भी कम कार्बन होता है। लेकिन इशू ये है करंट मेथड में कि जब स्टील बनाई जाती है तो ब्लास्ट फर्नेस, मतलब जो भट्टी यूज की जाती है स्टील बनाने के लिए, या तो ब्लास्ट फर्नेस या बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस रूट या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट, इन तरीक़ों से बनती है। इसमें देखो 5 से 7% ग्लोबल इमिशन स्टील बनाने की वजह से हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में जितना इमिशन हो रहा है 5 से 7% केवल स्टील बनाने की वजह से हो जाता है। यानी कि अगर हम 1 टन स्टील बनाते हैं तो उसकी वजह से 1.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। 1.8 टन का मतलब क्या हो गया, 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है। तो अब आप लगा लो ये लगभग 1800 किलोग्राम कार्बन इमिशन हो जाता है 1000 किलोग्राम
स्टील बनाने की वजह से। ये ट्रेडिशनल जो स्टील मेकिंग प्रोसेस है उसमें क्या प्रोसेस होता है इसको जानते हैं, और फिर जो अगर हाइड्रोजन का यूज करें हम प्रोसेस में, मतलब स्टील मेकिंग प्रोसेस में, तो वो क्या प्रोसेस है उसको भी जानेंगे। पहले जानते हैं जो अभी फ़िलहाल हम यूज करते हैं स्टील बनाने के लिए प्रोसेस। देखो, आयरन ऑक्साइड को गर्म किया जाता है कोक के साथ। कोक क्या है? कोक कोल ही है। कोल में कार्बन कंटेंट क्या है? ज़्यादा होता है, उसे बोलते हैं कोक। तो कोक को आयरन ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। आपको पता है 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है, अगर उसमें उंगली डाल दोगे तो उंगली जल जाएगी, है कि नहीं? और ये सोचो 1700 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि भट्टी में जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसमें 1700 डिग्री टेम्परेचर, 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाते हैं और फिर आयरन ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करते हैं। इसमें जो कार्बन होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ये कार्बन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और कार्बन है जो कोल में कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और आयरन को एक अलग छोड़ देता है, आयरन अलग हो जाता है और 4% के लगभग कार्बन पीछे छूट जाता है, और आयरन को रीमेल्ट किया जाता है, फिर दोबारा से पिघलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन इसमें से अलग हो जाता है, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोड्यूस करता है। इससे क्या है, कार्बन का अमाउंट आयरन में कम हो जाता है जितना हमें स्टील में चाहिए, और उससे स्टील बनाने के लिए आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। और इससे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस भले ही आपको याद ना रहे, ये याद रखना है कि स्टील बनाते वक्त कार्बन का यूज किया जाता है, आयरन और कार्बन का, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है। अब जानते हैं नया मेथड हाइड्रोजन को यूज करके स्टील बनाने का। इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड ही लिया जाता है लेकिन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की जाती है। उसमें हम कोल के साथ करा रहे थे गर्म, इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं डायरेक्ट रिडक्शन रिएक्टर के अंदर, और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है फिर ऑक्सीजन के साथ। आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया करता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1, तो ये फिर H2O बन जाता है, यानी कि वाटर वेपर बन जाता है बाई प्रोडक्ट। मतलब बाई प्रोडक्ट का मतलब अवशेष जो बचता है इस रिएक्शन में वो वाटर बचता है, वाटर वेपर। और वाटर तो आपको पता है कोई नुकसान है नहीं इसका, वाटर वेपर का। तो इसमें क्या है, माइक्रो फ्रैक्चर स्ट्रक्चर जो होता है आयरन ऑक्साइड में, ये एक नया चैनल क्रिएट करता है जिसकी वजह से वाटर इसमें इकट्ठा हो जाता है और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है रिएक्शन में, जिसकी वजह से इसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बहुत कम होता है। लेकिन देखो जो वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर जब ये जाता है एटमॉस्फेयर में, ये भी एक तरह से ग्रीन हाउस गैस का काम करता है। तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते इस प्रोसेस में बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं होता, क्योंकि वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। क्योंकि वाटर वेपर भी क्या है, ये टेम्परेचर को एब्जॉर्व करता है एटमॉस्फेयर में। और ग्रीन हाउस गैस को ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ऐसी कैपेसिटी है इसके पास, ये टेम्परेचर को एब्जॉर्व करके रखती है, तापमान को अपने अंदर सोख के रखती है। तो वाटर वेपर भी यही काम करता है, इसलिए वाटर वेपर को भी ग्रीन हाउस गैस में काउंट किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस वजह से नया प्रोसेस अगर हम यूज करेंगे तो बहुत ही कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज होगी। तो ये आपको याद रखना है। इंडिया का स्टेटस क्या है पूरे वर्ल्ड में स्टील बनाने में? इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकर है, पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हम स्टील बनाने में। 2021 में हमने 118.2 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया था, बनाया था। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इको सेंसिटिव जोन्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखो कुछ समय पहले एक गाइडलाइंस जारी की थी, उसमें कहा था जो इको सेंसिटिव जोन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो या नेशनल पार्क हो या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बोलते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित वन या संरक्षित जंगल। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, इनके आसपास का एरिया, मान लो ये जंगल है, ये नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसके आसपास का 1 किलोमीटर रेडियस में जो एरिया डिक्लेयर किया था कि ये इको सेंसिटिव जोन है, ये मिनिमम इतना होना चाहिए इको सेंसिटिव जोन। ये मिनिमम वर्ड याद रखना, मिनिमम को मतलब कम से कम। जैसे ये नेशनल फॉरेस्ट हो गया, इसके आसपास का एरिया 1 किलोमीटर का, इसके आसपास का एरिया 1 किलोमीटर का कम से कम
इको सेंसिटिव जोन में आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले गाइडलाइंस में कहा था 2022 में कि इस 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर आप कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। कुछ भी का मतलब कुछ भी, ना ही रोड, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। क्योंकि देखो जब कुछ भी डेवलपमेंट होता है नेशनल पार्क या जंगल के आसपास तो जंगल प्रभावित होता है, वहाँ पे जंगली जानवर है वो प्रभावित होते हैं, तो जंगल का नुकसान होता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। लेकिन अभी नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें ये 1 किलोमीटर का जो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया था ये चेंज कर दिया। तो चेंज ऑर्डर क्या है इसको जानेंगे। प्रीवियस ऑर्डर में क्या था, मिनिमम इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। नए ऑर्डर में कहा है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, 1 किलोमीटर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब सभी नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए एक ही नहीं रहेगा कि 1 किलोमीटर इको सेंसिटिव जोन हो। किसी के लिए ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के लिए कम भी हो सकता है। किसी के लिए मतलब मान लो 0.75 किलोमीटर भी हो सकता है, किसी के लिए 1.5 किलोमीटर भी हो सकता है, ऐसे कम ज़्यादा हो सकता है। ये मतलब प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिक होगा। अब जो ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी है वो क्या है, देखो पहले तो क्या था, ये यूनिवर्सली सब प्रोटेक्टेड एरियाज पे अलाउ था। लेकिन अब क्या है, अब इसमें ये होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये जो मंत्रालय है पर्यावरण मंत्रालय, ये नोटिफिकेशन जारी करेगा कि कौन से एरिया के लिए कितना जारी होना चाहिए, तो वो एप्लीकेबल होंगे। अब पहले क्या था कि जो माइनिंग था वो स्पेसिफिक नहीं थी, लेकिन इको सेंसिटिव जोन में अलाउ थी। मतलब माइनिंग जो है नहीं की जाएगी इको सेंसिटिव जोन में। जो इको सेंसिटिव जोन था, मान लो इस एरिया के आसपास जो 1 किलोमीटर का एरिया था उसमें अलाउ जो था कि ये अलाउ नहीं किया जाएगा माइनिंग। लेकिन इसमें क्या है, स्पेसिफाइड नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई नहीं किया था कि इसमें की जाएगी नहीं की जाएगी, ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया था। लेकिन अब का जो जजमेंट है 2023 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा है कि माइनिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी नेशनल पार्क के अंदर भी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर भी, और 1 किलोमीटर रेडियस के दायरे में भी। मान लो ये नेशनल पार्क है, इसके 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, ना तो इसके अंदर ना 1 किलोमीटर के आसपास कहीं पे भी माइनिंग नहीं की जाएगी। माइनिंग का मतलब खदान, जो रिजर्व होते हैं मिनरल्स उनको निकालते हैं खदानों में से, वो नहीं की जाएगी यहाँ पे। पहले ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया था कोर्ट ने, ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये माइनिंग जो है इको सेंसिटिव जोन में प्रोहिबिट की जाती थी, लेकिन ऐसा गाइडलाइंस में नहीं लिखा था। लेकिन अब ये गाइडलाइंस में लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर और ना ही उसके अंदर नेशनल पार्क के ये माइनिंग नहीं की जाएगी। पहले क्या था, 2022 की गाइडलाइंस में डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ थी वो स्पेसिफाइड नहीं की थी, बस रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं की जाएगी डेवलपमेंट एक्टिविटी। लेकिन अब स्पेसिफाई कर दिया कि जो 1 किलोमीटर का दायरा है ना इको सेंसिटिव जोन का, उसमें क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की 2011 की गाइडलाइंस है वो लागू होंगी, वो फॉलो की जाएंगी। नेक्स्ट क्या है इसमें कि पहले देखो एक्सेप्शन में कुछ नहीं दिया था कि किस किस को छूट दी जाएगी, कि मान लो नेशनल पार्क के अराउंड ये इको सेंसिटिव जोन है जो, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी की जा सकती हैं, वो देखो पहले ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया था, बाउंड्री भी स्पेसिफाई नहीं की थी। लेकिन अब क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी बताए हैं कि जो इको सेंसिटिव जोन का जो क्राइटेरिया है वो उस नेशनल पार्क में या सेंचुरी जहाँ पे इंटर स्टेट बॉर्डर आता है या कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं, इसके लिए एक्सेप्शन दी है, कुछ छूट दी है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब नई गाइडलाइंस ये हैं। तो ये 2022 का जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ने चेंज क्यों किया, देखो चेंज इसलिए किया, पहला जो ऑर्डर है उसकी वजह से जो मान लो नेशनल पार्क के आसपास लोग रह रहे हैं, मान लो इस 1 किलोमीटर के दायरे में, ये 2022 की गाइडलाइन से लोग प्रभावित हो रहे थे। क्यों, क्योंकि इसमें देखो कुछ भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती थी, ना तो ये जंगल को काट सकते थे, मान लो ये आदिवासी लोग रह रहे हैं आसपास इसमें, तो वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे मान लो जंगलों से कुछ चीज़ लेके आनी है वो नहीं लेके आ सकते, पेड़ नहीं काट सकते, या कुछ मान लो यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना गवर्नमेंट को आसपास, क्योंकि जो ये लोग रह रहे हैं इनको तो चाहिए ना भाई साहब, रोड चाहिए, हाईवे चाहिए, मान लो गवर्नमेंट स्कूल चाहिए एजुकेशन के लिए, या यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, डिस्पेंसरीज, तो ये सब भी यहाँ पे अलाउ नहीं था। अब ये इसकी वजह से जब इको सेंसिटिव जोन में यहाँ पे गाइडलाइंस के थ्रू अगर मान लो इको सेंसिटिव जोन को घटाया बढ़ाया जा सकता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू, तो अब क्या है यहाँ पे स्कूल वगैरह भी डेवलप किए जा सकेंगे।
पहले नहीं किए जा सकते थे, ये परेशानी थी। तो इस ऑर्डर में देखो ये प्रोजेक्ट है जो नेशनल या स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के, वो भी नहीं किए जा सकते थे पहले। नेशनल हाईवे, रेलवे या डिफेंस रिलेटेड कोई मान लो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई कैंप बनाना है आर्मी का या सीआरपीएफ का, वो भी नहीं बना सकते थे इस इको सेंसिटिव जोन में 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर, लेकिन अब बनाया जा सकता है। तो ये फ़र्क था। तो अब जानते हैं थोड़ा इको सेंसिटिव जोन को। इको सेंसिटिव जोन किस तरह से डिफाइन करोगे आप? देखो, कोई भी एरिया नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया है उसके आसपास का, उसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं। पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ ये होता है, मान लो ये नेशनल पार्क है, इसके आसपास का 1 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, मतलब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होंगी, इससे बाहर बाहर होंगी। तो इससे क्या है, जो एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क, उसको बचाया जा सकता है कि इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके आसपास कोई एक्टिविटी नहीं होंगी। तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी है उसको भी रेगुलेट किया जाता है इको सेंसिटिव जोन के थ्रू। जो रेगुलेशन है, गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाती थी और रेस्ट्रिक्शन देती थी गाइडलाइंस के थ्रू, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनके थ्रू, या लॉ बने हुए हैं हमारे इंडिया में कानून, उनके थ्रू कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाती थी गवर्नमेंट। कौन कौन सी एक्टिविटी होती थी? देखो, एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता था, जैसे माइनिंग या कोई कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग बनानी है, या टूरिज्म के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है गवर्नमेंट। साइज़ क्या था? देखो, नॉर्मली इको सेंसिटिव जोन के लिए साइज ये था, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान बनाया था गवर्नमेंट ने 2002 से 2016 के लिए। इसमें 10 किलोमीटर के अंदर अंदर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर नेशनल पार्क है ये, इसके आसपास 10 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई भी एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जा सकता था। और इसका साइज़ देखो डिपेंड करता था प्रोटेक्टेड एरिया के बेस पे कि उसका बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये 10 किलोमीटर का ये जो दायरा था 2002 से 2016 के बीच में जो प्लान बनाया था गवर्नमेंट ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसमें 1 किलोमीटर ही डिक्लेयर किया था, मिनिमम कम से कम 1 किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन इसमें ये क्या था, 10 किलोमीटर था, और 10 किलोमीटर में ये स्पेसिफाई नहीं था कि 1 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा, 3 होगा। 10 किलोमीटर का मतलब ये, जैसे ये नेशनल पार्क है, इसके आसपास का 500 मीटर भी एरिया हो सकता है इको सेंसिटिव जोन, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप 10 किलोमीटर का भले ही कर लो, कि नेशनल पार्क है, इससे आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया है जो, वो आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन 1 किलोमीटर से कम नहीं कर सकते, 1 किलोमीटर से कम। तो ये रखा था सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो इको सेंसिटिव जोन है ये आया कहाँ से कंसेप्ट? देखो, इको सेंसिटिव जोन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, इसके थ्रू ये कंसेप्ट लेके आए थे, इस एक्ट के थ्रू। तो ये एक्ट भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इको सेंसिटिव जोन जो डिक्लेयर करते हैं, जो पहले हमने जाना नेशनल पार्क है या प्रोटेक्टेड एरिया है, उसको बचाया जाता है, उसकी इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है। तो यही था इसमें। नेक्स्ट एक टर्म है ब्लू वॉशिंग, ये न्यूज में थी, ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस जीएस पेपर 3 के लिए भी। देखो, अभी एक रिपोर्ट जारी की है इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम, इसने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है हुज टिपिंग द स्केल्स। इसमें ये कहा है बहुत सारी कॉरपोरेशन है, मतलब कंपनियां समझ लो, कॉरपोरेशन है, वो क्या है, ग्लोबल लेवल पे फूड गवर्नेंस को कंट्रोल कर रही हैं, मतलब भोजन को कंट्रोल कर रही हैं, अनाज को कंट्रोल कर रही हैं। कैसे? ग्रुप बना के, लॉबिंग करके, पॉलिटिकल या इंस्टीट्यूशनल डोनेशन देके, दान देके, या मार्केट पावर के थ्रू, या ट्रेड करके, या इन्वेस्टमेंट रूल्स के जरिए, या रिसर्च या इनोवेशन के थ्रू। जैसे कंपनी क्या है, बहुत सारा मान लो वो ट्रेड करती है, एक कंपनी गेहूं का, चावल का, वो खरीद के रख ले और मान लो फिर वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करे, मान लो जब कम दाम हो ज़्यादा में बेचे, इस तरह से फूड गवर्नेंस को ये कंट्रोल कर रही है बहुत सारी कॉरपोरेशन। इस वजह से इस रिपोर्ट में ये ग्रीन वॉशिंग और ब्लू वॉशिंग की जो टर्म है ये न्यूज़ में आई। देखो, ग्रीन वॉशिंग को तो यूपीएससी 2022 में पूछ चुका है ग्रीन वॉशिंग क्या है। अब पढ़ेंगे हम ब्लू वॉशिंग को भी, लेकिन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब है? ग्रीन वॉशिंग का मतलब है, मान लो ये एक ऐसी मार्केटिंग टैक्टिक होती है, मतलब एक तरीका होता है मार्केटिंग करने का कंपनी द्वारा। इसमें कंपनी क्या है, कंज्यूमर को धोखा देती है ये कह के कि जो वो प्रोडक्ट बना रही है या सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है या इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, मतलब जो उनका प्रोडक्ट बन रहा है उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये कहती है कंपनी। लेकिन उससे
पर्यावरण को नुकसान हो रहा होता है, ये बस वो धोखा देती है कंज्यूमर को इस तरह से दिखा के कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उनका प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। समझ गए आप? ग्रीन वॉशिंग मतलब धोखा देना कंपनी द्वारा, उनका प्रोडक्ट एक इको फ्रेंडली है लेकिन है नहीं उनका प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई कंपनी कपड़े बनाने वाली है, वो ये क्लेम करे कि उनका जो कपड़ा है वो इको फ्रेंडली है, कि अगर मान लो वो कपड़ा पहनने के बाद फेंक देंगे कहीं पे तो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उससे इन्वायरमेंट में नुकसान होता है, पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है रियलिटी में। तो फिर वो प्रोडक्ट क्या हो गया? इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हुआ। तो ये टर्म होगी ग्रीन वॉशिंग, यानी कि वो उसका प्रोडक्ट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है लेकिन वो कंपनी धोखा दे रही थी बस। अब जानते हैं ब्लू वॉशिंग। ब्लू वॉशिंग में क्या है? देखो, ग्रीन वॉशिंग में था प्रोडक्ट कि उसका उत्पाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं था लेकिन वो बता रही थी, लेकिन इस ब्लू वॉशिंग का मतलब ये जब कंपनी धोखा दे कंज्यूमर को कि उसका जो काम है कंपनी का वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें देखो काम को कह रही है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि जिस तरह से वो वर्किंग कर रही है अपनी कंपनी में तो वो वर्किंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसकी वर्किंग से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी फूड सिस्टम को, किसी वाटर बॉडीज को कंजर्व करने के लिए काम कर रही है, ऐसा दर्शाती है, लेकिन ऐसा कर रही नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई ऑयल या गैस बनाने वाली कंपनी है, वो ये क्लेम करती है कि वो ओशन को बचाने के लिए, समुद्र को बचाने के लिए काम कर रही है, लेकिन रियलिटी में वो डीप सी ऑयल ड्रिलिंग कर रही है, मतलब समुद्र में जाके डीप सी में जाके ड्रिलिंग कर रही है, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है, मैरीन इकोसिस्टम को, समुद्र में इकोसिस्टम है जो उसको नुकसान हो रहा है, ऐसे काम कर रही है। तो उसकी वर्किंग क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है नहीं, लेकिन वो शो ऐसा कर रही है, दर्शा ऐसा रही है कि वो काम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर रही है। तो इस टर्म को बोलेंगे, प्रोसेस को बोलेंगे ब्लू वॉशिंग। तो दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। यही टॉपिक थे, कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो, एक सुखना लेक न्यूज में थी। सुखना लेक भी है, झील भी है, और इसी के पास सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है? लोकेशन आपको याद रखनी है। ये चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़। और जो ये सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या चंडीगढ़ है, ये कहाँ पे आता है? ये शिवालिक हिमालयज में आता है। देखो, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा हिमालयाज के बारे में, हिमालय की पहाड़ियाँ। ये 3 भागों में बांटी गई है, एक है ग्रेटर हिमालय, एक है मिडल हिमालय, एक है शिवालिक हिमालय। जो ये साउथ में शिवालिक हिमालय, शिवालिक जो हिमालय है इसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं, आउटर हिमालय। तो ये आपको याद रखना है, शिवालिक हिमालय में पड़ता है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या आउटर हिमालय बोल सकते हैं, बाहरी हिमालय। एक देखो हेमिस मोनास्ट्री और एक ठिकसे मोनास्ट्री, ये न्यूज में थी। मोनास्ट्री का मतलब मठ, ये समझ लो एक तरह से बुद्धिज्म का पूजा करने वाला स्थान, मंदिर बोल सकते हो आप। तो हेमिस मोनास्ट्री या ठिकसे मोनास्ट्री कहाँ पे है, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। रिसेंटली न्यूज में थे, ये लेह में है। जो हेमिस मोनास्ट्री है, ये देखो महायान बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म जो धर्म है वो आपको पता है 2 सेक्ट में, 2 ग्रुप में बटा हुआ मेजरली। एक महायान बोलते हैं एक को, और एक को हिनायन बोलते हैं, हिनायन। तो महायान बुद्धिज्म की है ये हेमिस मोनास्ट्री, और ठिकसे मोनास्ट्री है, इसको तिब्बतन बुद्धिज्म वाले लोग फॉलो करते हैं। और यहाँ पे देखो एक इस फेस्टिवल भी, एक हेमिस फेस्टिवल नाम से, हेमिस फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है इस मोनास्ट्री में। और वहाँ पे ये चाम डांस भी किया जाता है। ये चाम या छाम भी हो सकती है इसी प्रोनाउंसिएशन, लेह लद्दाख में। तो चाम डांस भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है लोगों के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक था एक प्रेट, PRET। प्रेट का मतलब है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट। ये एक इनिशिएटिव है, प्रेट इनिशिएटिव। किसका है ये आपको याद रखना है। ये WHO का एक इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या करते हैं इसमें? देखो, जैसे अभी कोरोना महामारी आई थी, कोरोना में आपको पता है सब प्रिपेयर्ड नहीं थे, अचानक से आ गई। तो ऐसी कोई महामारी आगे ना आए, इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना, इसलिए इनिशिएटिव चलाया ये WHO ने, प्रेट इनिशिएटिव। एक देखो ब्रिज न्यूज में था, अंजी खाड़ ब्रिज, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, अंजी खाद या अंजी खाड़ ब्रिज। ये कहाँ पे है ब्रिज? ये देखो ब्रिज जम्मू कश्मीर में है,
जम्मू कश्मीर में अंजी रिवर के ऊपर है। अंजी रिवर चेनाब रिवर की ट्राइब्यूटरी है। अंजी जो रिवर है ये चेनाब रिवर की ट्राइब्यूटरी है, चेनाब रिवर। और चेनाब रिवर के अराउंड जो भी डेवलपमेंट है, चेनाब रिवर से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। चेनाब रिवर की सहायक नदी है अंजी रिवर, ट्राइब्यूटरी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सहायक नदी। नेक्स्ट देखो एक कालेश्वर या कलेश्वर, कलेश्वर या कालेश्वर नेशनल पार्क न्यूज में था। ये कालेश्वर या कलेश्वर न्यूज नेशनल पार्क है जो राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में। हरियाणा की यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है कालेश्वर नेशनल पार्क। और देखो हरियाणा में केवल 2 ही नेशनल पार्क हैं, कलेश्वर नेशनल पार्क यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये गुरुग्राम में है, गुड़गांव या गुरुग्राम में। जो ये कालेश्वर नेशनल पार्क है ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे एक टाइगर देखा गया। टाइगर यहाँ पे 110 सालों में देखा गया। यहाँ पहले 110 साल पहले एक टाइगर देखा गया था 1913 में, उसके बाद अभी एक टाइगर यहाँ पे मिला है, इस वजह से न्यूज में था। और देखो ये कालेश्वर नेशनल पार्क है, ये शिवालिक हिमालयाज में आता है। शिवालिक जो हिमालयाज है, शिवालिक हिमालयाज अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, हिमालय का ही पार्ट है, आउटर हिमालय भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखो कालेश्वर नेशनल पार्क में एक मंदिर बना हुआ है, कालेश्वर महादेव टेम्पल इसके अंदर, और इसी मंदिर के नाम पे इस नेशनल पार्क का नाम रखा है कालेश्वर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे कालेश्वर महादेव टेम्पल है जो भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड है, ये भी याद रखना है। एक देखो गल्फ ऑफ ओमान न्यूज में थी। गल्फ का मतलब खाड़ी बोलते हैं हिंदी में, ओमान की खाड़ी। ओमान एक कंट्री है, ओमान के पास ये खाड़ी है। गल्फ ऑफ ओमान को ना गल्फ ऑफ मकरान भी बोलते हैं, मकरान या मकरन। गल्फ ऑफ ओमान को सी ऑफ ओमान भी बोलते हैं, ओमान का समुद्र, या मकरान का समुद्र, सी ऑफ मकरान। ये कहाँ पे है? ये देखो वर्ल्ड मैप जो देख रहे हो आप, ये हिंदुस्तान देख रहे हो, इधर देखो ओमान, ओमान और ईरान के बीच में समुद्र देख रहे हो छोटा सा, इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान। इधर देखो ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है कौन? ये स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज है। स्टेट का मतलब जल संधि बोलते हैं हिंदी में, जल संधि, स्टेट जल संधि। तो ये हॉर्म्यूज की स्टेट इनको जोड़ती है। और ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी ओमान सी से टच है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान या ओमान सी या गल्फ ऑफ मकरान कहाँ पे है, आपको लोकेशन याद होनी चाहिए इसकी। तो यही कुछ टॉपिक थे जो रिसेंटली न्यूज़ में थे या पहले भी न्यूज़ में रहे हैं।